दोस्तों, स्वागत है आपका ईरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवांग मिश्रा आपके सामने लेकर उपस्थित हूं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। केमिस्ट्री हमारे एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में यूनिट 7th में पढ़ते हैं और मेंस में पेपर 3rd की 2nd यूनिट में। हमारे इस लेक्चर का लाभ यूपीएससी, यूपीपीएससी और इसी तरह के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सभी ले सकते हैं। सिलेबस जो हमारा एमपीपीएससी का था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर में पार्ट 1 में एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर को पूरी तरह से देखा था। इसमें एक सेगमेंट हमारा बच गया था, वो था सॉल्यूशन का। आज हम सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन, उसके प्रकार जैसे वास्तविक विलयन, कोलॉइड्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, इन सभी को उससे जुड़े हुए कुछ नियमों की चर्चा करेंगे और वहीं लास्ट में विलयन के वाष्प दाब से संबंधित कुछ गुणधर्मों को देखेंगे और सबसे अंत में कुछ प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो कि एमपीपीएससी, यूपीएससी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उनके उत्तर आपको कमेंट में देने के लिए या फिर खोज करके रखने के लिए कहा था, उसके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, सबसे भारी धातु तत्व कौन सा है, विच इज द हैवीएस्ट मेटेलिक एलिमेंट। तो सबसे भारी धातु तत्व जैसा कि आप सभी को पता ही होगा ऑस्मियम होता है। कौन सा? ऑस्मियम धातु। आपको कमेंट में बताना है कि ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये 1s यानी कि s ब्लॉक में पहले वर्ग का तत्व है ऑस्मियम। आपको बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न था सबसे भारी द्रव तत्व का नाम क्या है। तो नेम ऑफ द हैवीएस्ट लिक्विड एलिमेंट, सबसे भारी द्रव तत्व हमारा है मरकरी या फिर पारा। पारा सबसे भारी द्रव तत्व है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑस्मियम का शॉर्ट फॉर्म या संकेत जो है तो OS लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन का H लिखा जाता है, लेकिन मरकरी का Hg लिखा जाता है। तो आपको मैं बता दूं, ये लैटिन वर्ड होते हैं जो कि प्रतीक के तौर पे लिखे जाते हैं कई अक के, और Hg जो हमारा मरकरी का लिखा हुआ है, Hg का फुल फॉर्म होता है हाइड्राजिरम। ठीक है, हाइड्राजिरम। तो ये लैटिन नेम है और मरकरी अपना इंग्लिश का वर्ड है। तो कभी भी अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो Hg मरकरी हाइड्राजिरम होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो कमरे के ताप पर 3 द्रव धातुएं मैंने पूछी थी, कौन कौन सी हैं। तो 3 द्रव धातुओं को जल्दी से देख लेते हैं। पहली मरकरी है, दूसरा गैलियम है और तीसरी सीजियम है। आपको इन सभी धातुओं के एटॉमिक नंबर कमेंट में लिख करके बताने हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए या फिर गैस में जिसका हम काम में लाते हैं जिसे, तो पेट्रोलियम गैस उसमें जो होती है वो किस अवस्था में रखी जाती है। तो पेट्रोलियम गैस उसमें कंप्रेस्ड यानी कि संपीड़ित द्रव अवस्था में रखी जाती है, कंप्रेस्ड लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम घनत्व की धातु और अधातु का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ लोएस्ट डेंसिटी। तो सबसे कम घनत्व की जो धातु अपनी है उसका नाम है लिथियम और अधातु हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन वैसे धातु के नाम पे आप पढ़ते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को अवारा तत्व माना जाता है, यानी कि वो मेटल नॉन मेटल के दोनों के ही लक्षण दिखाता है। तो जब नॉन मेटल के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे तो हाइड्रोजन सबसे कम घनत्व की अधातु के तौर पे देखा जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पिछले लेक्चर के कुछ प्रश्न। अब आगे हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विलयन से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलयन क्या होता है, विलयन की डेफिनेशन क्या है। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है विलयन कहलाता है। ठीक है, तो विलयन में क्या है कि ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, या द्रव को द्रव में मिला करके, गैस को द्रव में मिला करके, ऐसे किसी भी तरह से विलयन को हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब विलयन के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि चीनी का जल में विलयन। अगर चीनी को जल में मिला करके विलयन तैयार किया जाए तो तैयार विलयन का जो द्रव्यमान यानी मास होगा, उसका जो घनत्व होगा या उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जबकि उसके आयतन में कोई भी चेंज नहीं होता है, आयतन उसका नहीं बदलता है। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, आयोडीन का अल्कोहल में विलयन। आयोडीन को जब हम अल्कोहल में मिला करके और उसे यूज करते हैं, जिसे हम टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। तो टिंचर आयोडीन हमारा एक सॉल्यूशन ही है जो कि आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है।
इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक आदि में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं, ठीक है, तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन कोल्ड ड्रिंक में यूज होता है, जिससे कि आपने बुलबुले देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक्स में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही बनते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हवा में आप देखिए नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, अदर गैसेज 1% में बहुत सारी गैसेज आती हैं, ठीक है, तो ये सभी गैसें जो होती हैं एक विलयन ही कही जाएंगी, ये गैस का गैस में विलयन आप मान सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुल मिलाकर के विलयन हमारा क्या, विलयन हमारा होता है विलेय और विलायक का मिश्रण। अब विलयन के कुछ घटकों की हम बात करते हैं। विलयन के दो मुख्य घटक होंगे यानी कंपोनेंट्स होंगे, पहला विलायक यानी सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट यानी विलेय, ठीक है। यहाँ पर विलेय या विलायक क्या कहलाते हैं, जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, ठीक है। आपने कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें जिस चीज को आपने ज्यादा मात्रा में मिलाया या फिर ज्यादा मात्रा जिसकी आपने ली और उसमें कोई चीज आपने कम मात्रा में मिलाई, जैसे आपने पानी लिया और उसमें आपने शक्कर को मिलाया, तो ज्यादा मात्रा में पानी है तो वह विलायक कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, जैसे कि पानी है यानी लिक्विड स्टेट में होगा अपना विलयन, ठीक है, क्योंकि पानी की भौतिक अवस्था लिक्विड है जिसमें विलयन विद्यमान होगा। तो यहाँ पर विलयन में जो विलायक के अतिरिक्त तो दूसरा एक अतिरिक्त या फिर एक से अधिक जो भी अलग अवयव उपस्थित होंगे वो विलेय कहलाते हैं। वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन अदर देन द सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स, ठीक है। इसका यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करके देखते हैं। जैसे सॉल्वेंट के तौर पे हमने वाटर लिया, ठीक है, विलायक जो भारी मात्रा में है, और उसमें हमने थोड़ा सा नमक मिला दिया, नमक उसमें घुल गया, नमक हमारा विलेय कहलाएगा, और सॉल्यूशन का जो हमारी प्रकृति होगी, ठीक है, उसे हमारा विलेय यानी कि पानी निर्धारित करेगा। कौन सी प्रकृति है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो हमारा विलयन यानी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, उन दोनों को मिला करके बना है। अब आगे हम पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसे विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है वो सांद्रता कहलाती है। यानी कि विलयन में जितना विलेय यानी कि हमने पानी लिया उसमें नमक जितना हमने मिलाया, ठीक है, तो वो क्वांटिटी विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब यदि विलयन में विलेय की मात्रा कम है तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन कहते हैं, और जबकि अधिक मात्रा वाले विलयन को हम सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आप घर में जैसे टॉयलेट क्लीनर के तौर पर एसिड को लेकर के आते हैं, एसिड की थोड़ी सी भी मात्रा अगर हमारे हाथ में या फिर कहीं पे जमीन पर पड़ती है तो एकदम वो जला देता है, लेकिन आप वहीं पर देखिए एसिड में आप किसी मेटेलिक या फिर किसी भी पात्र में आप लें क्या एसिड को, और उसमें आप पानी को मिला दें, या फिर पानी आप ले लें पहले जग में या फिर किसी मेटेलिक बर्तन में, और उसमें आप थोड़ा थोड़ा एसिड को मिलाएं, आप देखेंगे कि वहां पर जलने की या फिर ऐसा कोई भी उसका इतना ज्यादा रिएक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा एसिड का। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा मात्रा में क्या ले लिया, पानी जैसे ले लिया, अब उसमें थोड़ा थोड़ा हमने जब एसिड को मिलाया तो वो डाइल्यूट हो गया, क्या हो गया, तनु हो गया, क्योंकि विलेय की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर एसिड विलेय हो गया और उसकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जब भी इस तरह की चीजों को, जलने वाली या फिर कोई खतरनाक घातक चीजों को यूज करें एसिड के तौर पर, तो आप ये ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में हमें पानी को लेना है। क्यों? क्योंकि जब विलेय की कम मात्रा रखेंगे तभी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में मिलेगा, वरना कंसंट्रेटेड रहेगा, और कंसंट्रेटेड हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर विलयन की सांद्रता के बारे में थोड़ा सा करते हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां होती हैं। ये क्यों होती हैं? यदि विलयन में वास्तविकता में इस तरह की चीजों को देखा जाए तो ये थोड़ा सा भ्रम को उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि कई तरह की विलयन में विलेय मिले होते हैं। अब वो कितनी मात्रा में मिला हुआ है हम ऐसे कैसे पता कर सकते हैं? हमने शक्कर डालने के बाद अब हमें पता करना है कि उसमें शक्कर की कितनी मात्रा है, या फिर हम शरबत बनाने के बाद पता करें कि उसमें नींबू हमने कितना डाला और हमने शक्कर कितनी डाली। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तनु और सांद्र के तौर पे वर्गीकरण करना बस यहाँ पर पॉसिबल या फिर वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ 8 विधियां होती हैं। जैसे पहली प्रतिशतता, प्रतिशत के तौर पर, दूसरा मोलरता या मोलैरिटी, तीसरा है मोललता या मोलैलिटी, चौथा नॉर्मलता नॉर्मेलिटी, पांचवा शरीर शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, छठवां फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी,
सातवां मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन या फिर इसे मोल भिन्न भी कहते हैं। और आठवां है अपना ppm सांद्रता यानी पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। इसके बारे में इन सभी विधियों को विस्तार से समझने के लिए मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर आपके लिए बना दूंगा। यहाँ पर हमें केवल इतना ही समझना है कि ये विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 8 विधियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं हेनरी का नियम। गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध को हेनरी ने बताया था। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का वाष्पीय अवस्था में यानी कि वोलेटाइल जब हो जाए कोई भी गैस, तो उस अवस्था में उसका जो आंशिक दाब होगा उस विलयन में गैस के मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर P जो है तो उसका पार्शियल प्रेशर समझे हम गैस का वाष्पीय अवस्था में, और X जो है तो हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज होगा। और इनका जो अनुपात हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको जब अगर हम समझें तो नियम ये कहता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो P इक्वल टू KH, KH कांस्टेंट आ जाएगा और X यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो हमारा KH है ये KH हेनरी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, KH क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट होगा। यहाँ पर अगर X की बात करें मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है, जैसे हमने कोई एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें हमने विलेय मिलाया, जैसे कि शक्कर हमने मिला दिया। ठीक, अब शक्कर को मिलाने पर विलयन में विलायक हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। अब यहाँ पर विलायक जब हमारा वाटर हो गया तो विलेय मिला हुआ है। विलेय की जो मात्रा हम अगर विलेय के लिए लें, क्या लेते हैं, मोल प्रभाज XA की बात करें, A हमारा अगर विलेय हो गया तो विलेय की मात्रा क्या होगी, विलेय की मात्रा A की मात्रा हो जाएगा। और उसके नीचे हम जा करके देखेंगे अगर, तो कुल मात्रा किसकी, A की और B की। ठीक है, तो ये कुल मात्रा हमारे, ये किसका निकल आया मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज हमारा हो जाएगा विलेय यानी कि शक्कर का। इसी तरह हम पानी का भी निकाल लेंगे मोल प्रभाज, पानी की मात्रा जो यानी विलायक की जो मात्रा है और उसके अपॉन में कर देंगे विलेय प्लस विलायक यानी विलयन की कुल मात्रा। ठीक है, इसके कुछ हम अनुप्रयोग या एग्जांपल्स देख लेते हैं कहाँ यूज होता है हेनरी का नियम। तो यहाँ पर देखिए कि सोडा वाटर जैसे होता है, ठीक है, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम यूज करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता या विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। जैसे नॉर्मल ये बोतल को हम बंद करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है ना, उसके मोल अंश जो हैं तो वहां पर कम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन वहीं पर आप देखिए ये हमारा जो दाब है, तो दाब को हमने जैसे ही यहाँ पर इंक्रीज किया तो ये कंसंट्रेशन बढ़ गई। जैसे कि आप अगर शेक करेंगे बॉटल को तो वहां पर उसके बुलबुले ज्यादा दिखने लगेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये एक अनुप्रयोग होता है। फिर उसके बाद दूसरा आप देखें कि पर्वतारोही अधिक ऊंचाई वाली ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का जो है तो दाब सतही स्थान से कम होता है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम मिलती है, तो इन जगहों पर रहने वाले लोगों की जो रुधिर यानी कि ब्लड होता है और ऊतक वो होते हैं उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कंसंट्रेशन कम हो जाने से वहां सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं। और पर्वतारोहियों के कमजोर होने पर वो सोच नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और ये लक्षण हमारा क्या कहलाता है, ये एनॉक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एनॉक्सिया। तो अधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के जाने पर ऑक्सीजन का दाब ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही दाबों से कम हो जाता है और इस वजह से वहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके सोचने की क्षमता जो है कम हो जाती है और इसे ही एनॉक्सिया कहते हैं। इससे बचने के लिए ही वहां पर हम क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हेनरी का नियम। अगला नियम पढ़ते हैं हम। अगला नियम है अपना राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के हिसाब से क्या होता है कि वाष्पशील जो द्रव होंगे उनके विलयन में, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव जैसे विलेय और विलायक हो गए, इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है
कि जो PA अगर लेते हैं पार्शियल प्रेशर किसका, हम विलेय का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल PA हमारा क्या हो गया, विलेय का ये पार्शियल प्रेशर हो गया, और XA हो गया उसका मोल प्रभाज, यानी कि जैसे कुल मोल कितने हैं XA प्लस X1 प्लस X2 हो गया, विलायक का हो गया X2 और विलेय का X1, तो X1 प्लस X2 को टोटल हो गया, उसमें X1 क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का जो मोल प्रभाज रहा और जो उसका आंशिक दाब विलेय का है, दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर P1 के जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो P1 इक्वल टू P01। ठीक है, P01 क्या होता है, P01 बताता हूं, ये हमारा इक्वल के साइन के साथ आ जाएगा एक कांस्टेंट के तौर पे, और X1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जहां पर P01 क्या है अपना, P01 कहलाता है कि शुद्ध विलायक, यानी कि यह विलेय हो गया। विलेय जैसे अलग से हमने जो शक्कर ली थी, ठीक है, तो शुद्ध विलेय की मात्रा क्या होती है, शुद्ध विलेय की मात्रा, यानी कि पहले मिलाने से पहले जितना विलेय था तो वो उसका P01 हो गया, उसका क्या, आंशिक दाब, शुद्ध विलेय की मात्रा का आंशिक दाब। ठीक है, इसका जरा सा क्लैरिफिकेशन देखते हैं। राउल्ट के नियम पे आप देखिए कि एक लिक्विड ये हमने लिया, ठीक है, लिक्विड में A हमारा रहा क्या, एक पदार्थ रहा, यानी कि सॉल्यूट को ले लीजिए, सॉल्वेंट अपन B को ले लेते हैं। 5 मोल हमारा क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, और 7 मोल हमारा हो गया सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। अब जरा देखिए XA मोल प्रभाज जो होगा किसका, A का, तो 5 कितना हो गया, उसकी क्वांटिटी हो गई, यानी कि उसके मोल के भाग हो गए, और कुल भाग कितना हो गया 5 प्लस 7, तो 5/5 प्लस 7 ये निकल के आएगा 0.416 के अप्रॉक्स। और इसी तरह XB हम ले लेंगे सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो सॉल्वेंट जितना है और टोटल में से उसको डिवाइड करके 0.583 निकाल लिया हमने। अब जरा देखिए कि हमने जो अलग से जैसे हमने लिया था क्या, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट अलग से हमने लिया था, उसमें P0A था कितना 7, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी थी 7 मान लीजिए अगर रही, और PB की अगर P0B की क्वांटिटी अगर रही 10 रही। ठीक है, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, अब पूरे विलेन में केवल एक ही क्या है, विलेय जो था तो टोटल अकेला था वो यहाँ पर, तो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या 1 हो जाएगी, और XB यानी कि जो विलायक था उसका मोल फ्रैक्शन भी 1 हो जाएगा। जब हम अलग अलग इस पे मिलाने से पहले हम जब इन दोनों को अलग अलग रखते हैं, जैसे ये आपने शक्कर रख लिया और ये आपने पानी रख लिया, तो ये शक्कर ही शक्कर है पूरी, तो ये पूरा कितना 1 हो गया इसका मोल फ्रैक्शन, और इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया पानी का, और यहाँ पर ये उसका क्या हो गया, हमने इस पर शुद्ध विलायक या विलेय का आंशिक दाब हमने ये निकाल लिया, तो विलेय का ये आंशिक दाब हो गया और ये शुद्ध विलायक का आंशिक दाब हो गया। अब देखिए XA PA इसका मिल गया, और XB और P0B इसका मिल गया, तो यहाँ पर हम PA जब निकालेंगे, ठीक है, यानी विलयन में, किसमें, अपने विलयन में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा P0A इंटू XA, तो 7 इंटू 0.416, ठीक है, 0.416 हमने यहाँ से निकाला था, और इसी तरह PB का निकालेंगे तो P0B इंटू XB। ठीक है, इन दोनों को जब हम P टोटल यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये इसका हमने अभी यहाँ पर देख लिया P0A XA और P0B XB, यही हमारा राउल्ट का नियम है। क्या है, राउल्ट का नियम यही कहता है, और इस तरह से हमने राउल्ट के नियम को समझा। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं विलयन के प्रकारों को। विलयन दो तरह से विभक्त किया जाता है, तो दो तरह कौन कौन से हैं, पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में विलेय जो हमारा है उसकी घुलनशीलता के आधार पर, और दूसरा हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी विलयन में जो पार्टिकल्स हैं यानी विलेय और विलायक हैं उनका साइज क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण और दूसरा वर्गीकरण आगे देखते हैं। तो इसमें सॉल्युबिलिटी के आधार पर, सॉल्यूट जो प्रेजेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर तीन तरह के होते हैं। पहला है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पर लिया पानी, पानी में आप शक्कर को डाल रहे हैं,
ठीक है, क्या शक्कर डाल रहे हैं, शक्कर घुल गई, फिर आपने और शक्कर डाली, जब तक शक्कर घुलती जा रही है वो अपना असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप। इसके बाद दूसरा है संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें कि किसी निश्चित ताप पर या रूम टेम्परेचर पर ही ले लें, विलेय की यानी शक्कर की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। अब आप देखिए, शक्कर को घोलते घोलते एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वहां पर एक दाना भी आप शक्कर डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है, कौन सी कंडीशन, संतृप्त सॉल्यूशन। वो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन संतृप्त हो गया। आप यही समझिए जैसे कोई खाना खा रहा है, खाना खाते खाते जब उसने रोटी खाता जा रहा है और रोटी मिली और खा रहा है, वो असंतृप्त कंडीशन है। और अगर वहीं पर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि अब वो एक भी रोटी खाने की कंडीशन में ना हो, कि उसके बाद एक भी रोटी का निवाला वो नहीं खा सकता, तो अब वो संतृप्त हो चुका है, यानी संतुष्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अति संतृप्त विलयन। वहीं पर अगर जैसे हम यहाँ पर लिक्विड में, पानी में शक्कर डाल रहे थे, मान लीजिए हम किसी बर्तन में लेकर के इसको गर्म करने लगे, तो गर्म करने पर क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा और शक्कर जो है तो धीरे धीरे घुल करके चाशनी के रूप में बदलने लगेगी, है ना। तो ये कंडीशन कहलाएगी सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त विलयन। ठीक है, मान लीजिए किसी को खाना अगर खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती अगर उसे खाना खिला दिया गया, ठीक है, जिससे कि बाद में उसे नुकसान हो सकता हो, लेकिन वो जबरदस्ती खिलाना ही अपना असंतृप्त अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। दूसरे टाइप पे चर्चा करते हैं कि किसी भी विलयन में विलेय एवं विलायक के कणों के आकार और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण। ये तीन तरह का होता है। पहला होता है अपना वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइड्स होता है और तीसरा होता है सस्पेंशन या निलंबन। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। हमारे इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो इसे डिटेल में देखने के लिए एक टेबल को देखते हैं, इनका हम तुलनात्मक स्टडी, इनकी हम तुलनात्मक करेंगे और आइए देखते हैं। पहले देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रावस्था यानी कि प्रकृति को देखते हैं। क्या स्टेट को अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन जो होता है यानी विलयन जो होता है, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि समांगी मिक्सचर है। इसमें जो पदार्थ यानी उसके जो पार्ट्स मिले हुए हैं, विलेय विलायक हैं, वो पूरी तरह से मतलब घुले हुए होते हैं विलयन में और हर जगह बराबर मात्रा में घुले हुए होते हैं। फिर तुम्हारा निलंबन क्या कहलाएगा, निलंबन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि असमांगी होता है। जैसे कहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर रेत बालू ज्यादा है, यहाँ पर मान लीजिए कि लोहे के बूरे का पार्ट्स ज्यादा मिल रहा है, तो ये हमारा निलंबन का टाइप कहला जाएगा। और कोलाइड जो है, तो कोलाइड भी एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, कोलाइड भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे हो गया, मान लीजिए कि जैसे आपने कोई भी पेंट लिया, पेंट जब सूखता है तो पता चला कि ऊपर ऊपर लिक्विड ज्यादा बच गया, यानी कि पानी पानी सा, और नीचे एकदम गाढ़ा सा भाग रह गया, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया ना, कि तली पर बैठ गया पेंट हमारा रखने पर, खुला छोड़ने पर। तो कोलाइड भी हमारा क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। इसके बाद साइज की बात करें तो इसके जो कणों की का आकार जो रहेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं किसमें, विलयन में। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर यानी कि 1 nm से 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी कि 10 की घात -7 सेंटीमीटर, 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 10 की घात -7 सेंटीमीटर से क्या होते हैं, ये लेस देन होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्टिकल्स की बात करें, 100 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स थोड़ा बड़े होते हैं सस्पेंशन यानी कि निलंबन में, तो ये 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, 10 की घात -5 10⁻⁻5 से भी क्या होते हैं, ये अधिक बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि साइज इनका बहुत ज्यादा होता है। फिर कोलाइड्स, कोलाइड्स का ना ही बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते और बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते, यानी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। यानी कि अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 के बीच में होते हैं। ठीक है, समझ गए। इसको हमें याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आ सकता है, ये सेंटीमीटर में हमारी क्वांटिटी हो गई और ऊपर जो दिया हुआ है वो हमारा नैनोमीटर में था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि इनकी दर्शनीयता यानी कि हम देखने का क्या है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के होते हैं कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आईज, यानी कि विलेय कण जो हैं तो विलायक के साथ ऐसे मिले हुए होते हैं कि दोनों को ना तो अलग किया जा सकता है
और ना ही हम खुली आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं, नहीं देखा जा सकता। फिर इसी तरह अपना सस्पेंशन यानी निलंबन का हो गया, तो इसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। क्या है? परिक्षिप्त कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, पार्टिकल्स को। और कोलाइड्स बहुत छोटे होते हैं, किसके लिए? नग्न आंखों से देखने के लिए। तो इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? इन्हें सूक्ष्मदर्शी के थ्रू देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो पार्टिकल्स आर स्टेबल, सॉल्यूशन में पार्टिकल स्टेबल होते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब इन्हें अनडिस्टर्ब्ड यानी कि वितरित किया जाता है तो ये पूरी तरह से स्थायित्व दिखाते हैं, और ये क्या अलग अलग नहीं होते हैं, स्थायी मतलब कि अलग अलग पार्ट में नहीं टूटते हैं। वहीं सस्पेंशन में ये स्टेबल नहीं होते हैं, जैसे ही इन्हें अलग यानी कि थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ो तो ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइड में, तो ये स्टेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं? सेटल डाउन यानी कि अलग अलग पृथक नहीं होते हैं, जब तक कि इन्हें अपने से ना किया जाए। ठीक है, फिर सॉल्यूशन में पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, यानी कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाते हैं, यानी कि प्रकाश को अपने से होकर के गुजरने के लिए प्रकीर्णित होने नहीं देते हैं। वहीं पर सस्पेंशन जो हमारा निलंबन कहलाता है, ये स्कैटरिंग करता है बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की एक बीम के यानी कि किरण के तौर पर। और वहीं कोलाइड जो होता है, तो पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, बहुत बड़े होते हैं बीम की लाइट को स्कैटर यानी कि प्रकाश की किरण को स्कैटर यानी कि फैलाने के लिए। यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है अभी कि स्कैटरिंग को आप पढ़ रहे हैं, स्कैटरिंग का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, स्कैटरिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम जानते हैं, तो उसे आपको बताना है स्कैटरिंग का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं पार्टिकल्स पास थ्रू। सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे कि जो पार्टिकल्स होंगे तो फिल्टर पेपर से उन्हें गुजारा जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, वहीं पार्टिकल्स जो होते हैं तो फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करके उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा सस्पेंशन यानी निलंबन में अगर हम देखें तो निलंबन में पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए वो फिल्टर पेपर से नहीं निकल सकते। जैसे आप ही देखिए कि अगर आप लोहे का बुरादा लेंगे और लकड़ी का बुरादा, उसे आप फिल्टर पेपर से कैसे छान सकते हैं? नहीं छान सकते। और यहाँ पार्टिकल्स जो होंगे तो सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, लेकिन ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट क्या किए जा सकते हैं। ठीक है, और कोलाइड में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, किससे? फिल्टर पेपर से गुजारने के लिए बहुत ही छोटे। ठीक है, इसलिए वो फिल्ट्रेशन से ही क्या होते हैं? सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे सॉल्यूशन का हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, पानी में नमक मिला दीजिए, शक्कर और पानी, ये एग्जाम्पल हो गए सॉल्यूशन के। इसके बाद सस्पेंशन यानी कि निलंबन, जैसे पानी में आपने चॉक को घोला, ठीक है, चॉक के कण ऊपर तैरते हुए आपको मिल जाएंगे, तो वो क्या होता है? सस्पेंशन या निलंबन। सैंड एंड वाटर, ठीक है, बालू पानी में आपने डाल दिया, तो वो भी एग्जाम्पल है। इसके बाद कोलाइड के तो मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। फॉग, यहाँ तक आपका फॉग जो होता है धुआं, ठीक है, कोहरा, स्मॉग हो गया। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल आएंगे? कोलाइड के। कोलाइड को हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करके देखते हैं आगे, और डीप में पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आगे जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया है कि स्कैटरिंग का एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं कि कोलाइड जो था तो अपना परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, इन दोनों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक, कोलाइड जो है, कोलाइड कैसे बनते हैं? टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन सिस्टम, यानी कि तरह तरह के, मैंने बताया आपको कि कोलाइड क्या होते हैं? सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसा कुल मिला करके सब अलग अलग तरह के बनते हैं। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो अलग अलग टाइप बन रहे हैं, है ना, तो ये किस प्रकार से बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम, ये क्या कहलाती हैं। ठीक, तो डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम जो होता है, जैसे किसी भी द्रव में, ठीक है, तो कोई भी पदार्थ अगर मिलाया गया या फिर किसी ठोस में द्रव को मिलाया गया, तो जो चीज मिलाई जाएगी वो क्या होगी?
परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम जिस चीज में मिलाया जाएगा वो हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। मीडियम हमने ले लिया और फेज को मिला दिया। जैसे कि अपना पहले हम पढ़ते हैं कि सॉलिड एंड सॉलिड, यानी कि जब कोई भी ठोस पदार्थ किसी भी सॉलिड में मिला दिया जाता है तो वो हमारा सॉलिड सॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस पदार्थ परिक्षिप्त प्रावस्था को डिस्पर्स्ड मीडियम में मिला दिया गया तो ये हमारा सॉलिड सॉल बन गया, ठीक है। ठोस को ठोस में मिलाया तो ये इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? रंगीन रत्न, जैसे आप हीरा, पन्ना, मूंगा ये सब देखते हैं तो ये हो जाएंगे। दूधिया पत्थर यानी कि संगमरमर वगैरह हो जाएंगे। रूबी कांच हो जाएगा। मिश्र धातुएं यानी कि अपने कॉम्प्लेक्स मेटल्स हो जाएंगे। ये सभी किस में आते हैं? सॉलिड सॉल में, ठीक है। दूसरा, अगर किसी ठोस पदार्थ को, जब कोई ठोस पदार्थ को किसी द्रव में परिक्षिप्त होकर के, ठीक है, विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन, ठोस को द्रव में क्या करा दिया गया? परिक्षिप्त करा दिया गया, है ना, डाल दिया गया और उसको मिक्स करा दिया गया तो ये हमारा क्या कहलाता है? फिर जाकर के ये हमारा सॉल कहलाता है। क्या कहलाएगा? सॉल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल हमारा गोल्ड सॉल हो गया, ठीक है, गोल्ड का। फिर उसके अलावा पेंट, गोल्ड का सॉल यानी कि जो पॉलिश वगैरह में काम आता है, सामने हम जैसे कि मेटल में लोहे की जाली वगैरह में करते हैं। फिर पेंट हो गया, फिर स्याही हो गई, कीचड़ हो गया, गोल्ड हो गया। इसमें क्या है? लिक्विड में सॉलिड को मिलाया गया है, परिक्षिप्त कर यानी कि परिक्षिप्त कराया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। इसके बाद अगला पढ़ते हैं, अगर किसी ठोस को गैस में परिक्षिप्त करा करके यानी कि डिस्पर्स्ड करा करके और फिर कोलाइड बनाया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सॉलिड एरोसॉल कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल क्या हैं कि गैस में सॉलिड मिल गया तो जैसे हमारा धुआं हो गया, वाहनों का धुआं हो गया, धूल भरी आंधी हो गई या धूल हो गई, ठीक है। देखिए हवा हो गई धूल यानी कि गैसियस स्टेट में हवा हो गई और उसमें कचड़ा यानी कि धूल कण मिल जाते हैं और आंधी बन जाती है तो सॉलिड मिल गया अपना, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? अपना सॉलिड एरोसॉल का। इसके बाद द्रव यानी कि लिक्विड को अगर किसी सॉलिड में, कोई सॉलिड ऐसा है पदार्थ है उसमें अगर हम लिक्विड को परिक्षिप्त करा देते हैं तो वो हमारा जेल बन जाता है या ठोस पायस बन जाता है, जिसे इमल्सन कहते हैं, सॉलिड इमल्सन, ठीक है। जैसे आप जेली खाते हैं, पनीर है, जैम हो गया, मक्खन हो गया, दही है, बूट पॉलिश हो गई और मरहम हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड इमल्सन के या फिर जेल के। इसके बाद अगर किसी द्रव को किसी द्रव में ही परिक्षिप्त करा दिया गया तो वो हमारा इमल्सन या पायस कहलाता है। और अगर ठोस को द्रव में कराया गया तो ठोस पायस, और द्रव को द्रव में कराया गया तो पायस यानी कि इमल्सन। जैसे दूध हो गया, पायसीकृत तेल हो गया, बालों की क्रीम हो गई। पायसम वैसे कि खीर को भी कहा जाता है, ठीक है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर पायस यानी इमल्सन समझेंगे। इसके बाद द्रव को गैस में अगर परिक्षिप्त करा दिया गया तो वो द्रव एरोसॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव एरोसॉल या फिर लिक्विड एरोसॉल। जैसे कि बादल हो गया, ठीक है, गैस है, गैस में अपना लिक्विड यानी कि पानी पहुंच गया, ठीक है, पानी की स्टेट में, पानी अपना लिक्विड स्टेट में जब ऊपर जाता है ठंडा होकर के तो वो क्या कहलाते हैं? बादल बनते हैं और ये द्रव एरोसॉल में आता है। कोहरा हो गया, कीटनाशक दवाएं हो गई, उनका जो छिड़काव होता है वो इसी का एग्जाम्पल कहलाता है, ठीक। इसके बाद आगे देते हैं, अगर गैस है तो गैस को अगर ठोस में डिस्पर्स्ड करा दिया गया यानी कि परिक्षिप्त करा दिया जाता है ठोस में, किसको? द्रव को, और कोलाइड बना दिया गया तो वो हमारा ठोस यानी सॉलिड फोम कहलाता है। समझ गए? ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो जैसे रबर हो गया वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, स्पंज हो गया, फिर उसके बाद प्यूमिक हो गया है, यानी जैसे कि कुछ पदार्थ बनते हैं जो कि ऐसे आपने कपड़ों में देखा होगा, कपड़ों में कुछ गत्ते नुमा मिलता है, वो ही प्यूमिक में भी आता है, वो भी प्यूमिक में आता है। फिर ब्रेड हो गई, केक है, फिर सूखा समुद्री झाग है, ठीक है, जैसे कि बर्तन धोने में कुछ झाग सा आता है, फिर झावा पत्थर हो गया। ये सभी एग्जाम्पल हैं ठोस फोम के या फिर सॉलिड फोम के। अब अगर हम गैस को लिक्विड में डिस्पर्स्ड करा दें, क्या करवा दें? गैस को अगर हम लिक्विड में डिस्पर्स्ड करा दें, कोई लिक्विड अगर हम लेते हैं एज अ सॉल्वेंट और उसमें सॉल्यूट किसको? गैस को डिस्पर्स्ड करा दें, डिस्पर्स्ड करा के कोलाइड बनाना। देखिए सॉल्यूट में सॉल्वेंट को मिला देना या फिर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला देना वो अलग चीज है, इसमें डिस्पर्स्ड कराया जाता है पूरी तरह से, ऐसा कि उसी का होकर के रह जाए, है ना।
अगर कहें कि उसमें ही मिल जाना पूरी तरह से, तो वो हमारा झाग बनाता है और कोलाइड के तौर पे झाग कहलाता है वो फोम। और जैसे अपनी शेविंग क्रीम हो गई, ये लिक्विड में गैस का क्या है, डिस्पर्सन है और डिस्पर्स्ड हो गया है, और साबुन के झाग हो गए और फेनित क्रीम हो गई। तो इस तरह से हमने पढ़ा सॉलिड सॉल्व, यानी कि कोलाइड कौन कौन से हो गए, सॉलिड सॉल्व, सॉलिड में सॉलिड, फिर सॉलिड लिक्विड में सॉलिड करा दिया तो सॉल्व बन गया, फिर गैस में सॉलिड करा दिया तो सॉलिड एरोसॉल बन गया। अब इसके बाद सॉलिड में लिक्विड करा दिया, डिस्पर्स्ड करा दिया तो सॉलिड इमल्सन हो गया या जेल हो गया। अब लिक्विड में लिक्विड को डिस्पर्स्ड करा दिया गया तो इमल्सन हो गया, और लिक्विड एरोसॉल क्या हो गया, गैस में अगर लिक्विड को करा दिया गया क्या, डिस्पर्स्ड। सॉलिड फॉर्म अपना क्या होता है, सॉलिड में गैस को डिस्पर्स्ड करा दीजिए, और अपना लिक्विड में अगर गैस को डिस्पर्स्ड कराते हैं तो वो हमारा झाग या फोम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव, अगर स्कैटरिंग का एग्जाम्पल आप बात करें तो वो कहलाता है टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किरण किसी कोलाइडी या निलंबन विलयन से होकर के गुजरती है, या मिक्सचर से होकर के गुजरती है, कोलाइड या निलंबन से, तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और टिंडल प्रभाव के कारण माध्यम से गुजरते समय प्रकाश का मार्ग हमें दिख जाता है। जैसे कि ये यहाँ से प्रकाश जा रहा है, मान लीजिए सनलाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद आपके घर में झरोखे में या फिर कहीं पे है, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रकाश जो है तो आपको जाता हुआ एक छोटी सी ऐसे लाइट यहाँ पर बिखरती हुई मिलेगी। तो अक्सर आप कमरे में जो कोई एक कोना होता है या दीवार में एक ईंट अगर निकली हुई हो तो वहां से जो लाइट आती है वो टिंडल प्रभाव का ही एग्जाम्पल होती है। ठीक है, कई बार ये बहुत सूक्ष्म होता है जैसे कोलाइड्स वगैरह में, तो इसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। समझ गए? तो आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें तो देखिए, जैसे जंगलों में पेड़ पौधों के बीच बहुत घने होते हैं तो उनके बीच से जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहां से हल्की हल्की लाइट निकलती है। ये एग्जाम्पल किसका होता है, टिंडल प्रभाव का होता है। ठीक है, ये यहाँ से। और इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो बादलों में आप देखिए, जैसे ही बादल हटते हैं धीरे से तो किनारे से हल्का सा एक छिद्र मिलता है और यहाँ से लाइट स्कैटर होने लगती, फैलने लगती है। ये भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। इसके बाद अगला टॉपिक हम इसी में देखते हैं। अगला है विलयन के वाष्प दाब संबंधित गुण धर्म, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर को लेकर के अभी हम बात कर रहे थे, उसमें जो वाष्प उसकी जो बन रही है उनमें जो प्रेशर लगाया जाता है उनके द्वारा, वो वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, पानी को उबाल रहे हैं, उसके ऊपर जो वेपर है उसको अगर प्रेशर से हम उसी में वापस अंदर करने लगे वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो इससे कुछ गुण धर्म है। तो ये इसके अंतर्गत हम लगभग 5 गुण धर्मों की बात करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटेड डिप्रेशन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। किसी भी विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। जैसे हमने शुद्ध विलायक लिया, जैसे पानी ले लिया, पानी से जो वाष्प बनेंगी, ठीक है, तो पानी से बनने वाली जो वाष्प होंगी, तो जब हम पानी में शक्कर मिला देंगे और फिर वाष्प बनने को देखेंगे तो उससे कम होगा। जैसे आपने ठंडा पानी गिलास में रखा तो उसके चारों तरफ आप देखिए कितनी वाष्प बनती है, गिलास के चारों तरफ वाष्प बन जाती है। ठीक है, और बूंदे बूंदे इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक शरबत को, ठंडे शरबत को रखेंगे तो उसकी अपेक्षा कम ही आपको क्या बूंदे मिलेंगी। ठीक है, तो वाष्प दाब का जो अवनमन है केवल विलेय कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। कि प्रकृति क्या है उस पर निर्भर नहीं करेगा, कितने विलेय कण मिले हुए हैं, क्वांटिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने ज्यादा शक्कर मिलाई है तो और जितनी ज्यादा आप मिलाते जाएंगे या जितना ज्यादा विलेय मिलाएंगे उतनी ही कम उसकी क्या होगी, क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उतनी ही कम उसकी वाष्प दाब बनेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे ये अपना प्योर सॉल्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जैसे पानी है, तो पानी से ये वाष्प दाब हमारी बन रही है। ठीक है, ये देखिए वाष्प दाब की क्वांटिटी क्या है बनने की। और यहीं पर हम जब अगर देखें, इसमें हमने शक्कर मिला दिया, ये रेड कलर के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए शक्कर के हो गए, तो आप देखिए पानी के वाष्प दाब बनना कम हो गई। ठीक है, और यहीं पर क्या है कि दाब जो है तो वाष्प दाब जो है तो हमारा कम हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है हमारा विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट हम समझते हैं जिस पर कि कोई भी पदार्थ या फिर लिक्विड जो है वो उबलना प्रारंभ कर दे, ठीक है, खौलने लगे।
तो यहाँ पर देखिए द्रव का जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस पर जो हमारा वाष्प दाब जो होगा तो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे कि पानी को हम उबाल रहे हैं, ठीक है, अब इसमें हम टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसकी जो वाष्प जो होंगी तो क्या होंगी, ज्यादा बनने लगेंगी, और ज्यादा वाष्प बनने लगेंगी, जल्दी पानी उबल के भाप बनने लगेगा, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ा हमारा, वाष्प दाब भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर समझें अगर कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है यानी कि वातावरण का जो दाब होता है, तो वातावरण के दाब के बराबर जब उसका वाष्प दाब हो जाए, ठीक है ना, तो उसी टेम्परेचर पे, वो जो टेम्परेचर होगा उसी पे उबलता है। जैसे पानी हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, तो वो एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। यहाँ पर जैसे शुद्ध हमारा विलयन है, सॉल्वेंट है यानी कि विलायक है, ठीक है, अब इस पर हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना लग रहा है, जो भी यहाँ पर क्वांटिटी होगी, यहाँ पर हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया, अगर प्लस के तौर पर ये दिख रहा है जो, तो यहाँ पर हमारी वेपर प्रेशर बनना कम हो जाएंगी, कम वेपर बनेगी तो कम प्रेशर लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद क्वथनांक उन्नयन के बाद हम आगे चलते हैं हिमांक अवनमन की तरफ। हिमांक अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का गिर जाना, जैसे कि कोई -1 में जम जाता है तो -5 में जमने लगे, ठीक है, कि जल्दी इतना ना जमे, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हमारा वाष्प दाब में कमी हो रही है तो उसके कारण क्या होता है, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का अवनमन होता है। अब यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर समझने के लिए देखिए कि जैसे हमारा शुद्ध वाटर हो गया, ठीक है, शुद्ध वाटर हमारा जो जमेगा, मान लीजिए कि -1 में जम गया, फिर 0 डिग्री में जमने लगा फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो सॉल्ट आपने उस पर मिला दिया, तो अब वो और थोड़ी देरी से, यानी कि टेम्परेचर और आप डाउन करेंगे, माइनस मान लीजिए आप 3 तक चले जाइए, 4 तक चले जाइए, तब वहां पर वो जमेगा। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि अगर आप वहां पर शुद्ध विलायक है तो वो जमने में जितना टाइम लेगा, तो उससे टेम्परेचर आपको और डाउन करना पड़ेगा, समय और ज्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, आपको डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि जो विलेय आपने मिलाया है, तो वो सॉल्यूशन जो है वो तब जाकर के जमेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाष्प दाब में आपने कमी कर दी। वाष्प दाब में कमी कैसे हुई, आपने विलेय मिला दिया, पानी में आपने मान लीजिए नमक को मिला दिया, तो शुद्ध विलायक की तुलना में उसका अवनमन हो जाएगा, यानी कि उसके जमने का जो टेम्परेचर है वो और भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ही थोड़ा सा देखते हैं। अगला है हमारा परासरण दाब यानी कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी कि वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है। क्या करता है, विलायक के प्रवाह को रोकता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, विलयन है, विलयन में आप यहाँ से पानी को डालते जा रहे हैं, ठीक है, पानी आपको और मिलाते जाना है, तो यहाँ से आपने एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई और इससे पानी धीरे धीरे जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये पानी जाना यहाँ से बंद हो जाए, तो आपने यहाँ पर विलयन में लगा दिया प्रेशर। जैसे ही आप दाब बढ़ाएंगे किस पर, विलयन में, तो वो विलायक के प्रवाह को, यहाँ से पानी जो जा रहा है इसको रोक देगा, और ज्यादा आप कर देंगे तो ये वापस भी इधर चलने लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ से पानी जा रहा है, इसको रोका गया, ठीक है, तो ये क्या है, परासरण दाब लगाया गया। क्या है, परासरण दाब, जो कि विलायक के प्रवाह को रोक दे। परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा बढ़ेगा। अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, किस प्रकार के अणु है उससे लेना देना नहीं है, कितनी क्वांटिटी है उससे लेना देना होता है। ठीक है, तो अब परासरण दाब पर 2 नियम हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा वांट हॉफ का नियम, ठीक है, वांट हॉफ बॉयल नियम, यानी कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो क्या होगा, विलयन का परासरण दाब जो होगा उसकी सांद्रता C के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, विलयन का परासरण दाब जो होगा उसकी सांद्रता के यानी C के समानुपाती हो जाएगा। इसके बाद वांट हाफ का नियम जो कहता है, अगर सांद्रता को ही हम कांस्टेंट कर दें, कंसंट्रेशन अगर हमारी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो तनुता पर यानी कि कंसंट्रेशन पर विलयन का जो परासरण दाब होगा उसके परम ताप के यानी टेम्परेचर के क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या समझा कि अगर टेम्परेचर हमारा निश्चित है तो विलयन का परासरण दाब, जितना दाब लग रहा है विलायक ना मिलाने के लिए, वो उसकी सांद्रता के समानुपाती, सांद्रता आपने बढ़ाई तो दाब जो है अपना क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वहीं हमने निश्चित सांद्रता अगर कर दी, कंसंट्रेशन यानी कि हमने बता दिया कि 5 लीटर से ज्यादा हमको नहीं मिलाना है विलेय,
ठीक है, और 10 लीटर हमारा विलायक हो गया। ठीक, यानी 15 हमने कांस्टेंट कर दिया। अब 15 लीटर में जो तनता है तो विलयन का जो परासरण दाब होगा उसके ताप के समानुपाती। अब अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा दाब बढ़ेगा। टेम्परेचर जो होगा, परम ताप जो होगा, वो उसके परासरण दाब के यानी कि क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रेशर के बराबर हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें इसका परासरण दाब का, तो आप देखिए जैसे हल्का सा मुरझाए हुए फूल हैं, पेड़ से कुछ देर तक तोड़ करके रखे हुए फूल, उसको आप पानी में डाल करके कई फूलों को रख देंगे तो वो जल्दी मुरझाते नहीं है। ठीक है, ये इसी का एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि पानी जो है तो अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू वहां जाने लगता है और उसको तरोताजा करके रखता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो जैसे पानी है, तो जड़ों से जो पेड़ पौधे पानी लेते हैं तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेते हैं, और धीरे धीरे फिर वो पत्तियों तक भी पहुंचता है, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू, परासरण के द्वारा ही पहुंचता है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो गए? ऑस्मोसिस के। और परासरण दाब लगता है जब इनको और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, तो परासरण दाब लगता है और वहां से विलायक और ज्यादा मिलाया जाना बंद हो जाता है, पानी की और ज्यादा मात्रा वहां खर्च होना बंद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं प्रतिलोम परासरण या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस या इनवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या कहलाता है? विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब, परासरण दाब जितना लगाया जा रहा है, ठीक है, उससे अगर हम ज्यादा दाब लगा दें, जैसे ये परासरण दाब हमारा लग रहा है विलयन में, सॉल्ट वाटर है, ठीक है, इसमें हम और ज्यादा हम दाब लगा दें, परासरण दाब से भी ज्यादा, कि अब विलायक जितना मिल रहा है उसको रोकने के लिए जितना दाब लगा, उससे भी ज्यादा क्वांटिटी अगर दाब की कर देंगे तो प्रोसेस जो है उल्टी हो जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन जो है तो किधर आ जाएगा? वो सॉल्वेंट की तरफ। आप यही समझिए, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था कि ये हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट, और ये हमारा सॉल्यूशन था, ये यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई थी। ठीक है, और यहां से हम देखेंगे कि ये जो है तो यहां से प्रेशर लगाया जा रहा था। अब जितना देखिए, अगर 5 ATM मान लीजिए 5 ATM तक प्रेशर लगाया जा रहा है, तो ये विलायक का इधर जाना बंद हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए 5 से ज्यादा आपने 7-8 तक गए तो ये वापस इधर को जाने लगेगा। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन जो है किधर जाने लगा? सॉल्वेंट की तरफ जाने लगा। तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। इधर से जो जा रहा था उसको रोका तो रोका ही, साथ में वापस ही ये बहने लगा, तो ये क्या कहलाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी सॉल्ट वाटर जैसे रहा, सॉल्ट वाटर में ऑस्मोसिस हमने करवाया और उसके बाद हमने प्रेशर ज्यादा लगा दिया, तो वापस ही पानी हमारा इधर जाने लगा और ये मेम्ब्रेन को पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके इधर आने लगा और हमें फ्रेश वाटर प्राप्त हो गया। तो वाटर प्योरिफिकेशन में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है? समुद्री जल के विलवणीकरण में, यानी कि पानी को साफ करने में किया जाता है। ठीक है, ये समझ गए? यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है तो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन छांट करके रखे हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन हैं जिनको हम देखेंगे और उसमें समझेंगे कि जो एमपीपीएससी में, यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूपीएससी में और एमपीपीएससी में और डीप में जो क्वेश्चन आए हैं तो उनके लिए मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो इस पर बना दूंगा, लेकिन अभी हम लगभग 8-10 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार हम फिटकरी से करते हैं। ठीक है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जैसे गंदा पानी है, गंदे पानी में हमने फिटकरी डाली, ठीक है, और पानी में जो कचरा है वो तली में बैठ जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्कंदीकरण। ठीक है, स्कंदीकरण या स्कंदन। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मामूली अगर कट लग गया हम, तो मामूली कट लगने पर फिटकरी रक्त स्त्राव को रोक देती है, फिटकरी लगाने पर खून बहना बंद हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका भी कारण हमारा क्या है? स्कंदन ही होगा, यही आंसर सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अशुद्ध कपूर है, कपूर में अगर इम्प्योरिटी मिली हुई है तो उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि बनाई गई है? ठीक है, तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि होती है। कौन सी विधि? ऊर्ध्वपातन।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। गैसोलीन है, ठीक है, वायु है, एलपीजी है और अपना डिस्टिल्ड वाटर या आसुत जल है। इसमें से मिश्रण कौन सा नहीं है? तो सही आंसर होगा हमारा आसुत जल या फिर शुद्ध पानी, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है एल्कोहल, यानी कि हमारा क्या हो गया, पानी में एल्कोहल को मिला दिया गया, एक मिश्रण बना लिया गया और उसको जल से अब एल्कोहल को वापस अलग करना है। तो किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? ठीक है, तो एल्कोहल को जल से अलग करने के लिए हम आसवन का यूज करते हैं। कौन सी विधि? आसवन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने में पानी प्रभावी नहीं होता है, यानी पानी से पेट्रोल की आग को नहीं बुझाते, उसके लिए ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? सैंड का यूज करते हैं। ये क्यों होता है? पानी से नॉर्मल आग तो बुझाई जाती है, लेकिन पेट्रोल की आग को क्यों नहीं बुझाते? अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से उसे ठंडा नहीं, पानी जो होता है उसे ठंडा नहीं कर पाता। फिर जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। फिर तीसरा ऑप्शन है जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और चौथा है जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है, यानी एक दूसरे से घुल नहीं सकते हैं और पेट्रोल जो है तो ऊपर परत बना लेता है, अतः जलता रहता है। तो यहाँ पर आप देख करके ही जैसे समझ गए होंगे, सुन करके भी समझ गए होंगे कि पानी और पेट्रोल घुलते नहीं है और पेट्रोल उसके ऊपर बैठ जाता है, परत बना लेगा तो वो जलता रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पानी से। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व यानी कि जो किसी से बना ना हो, जैसे हमारा रेत हो गया, ठीक है, फिर हीरा हो गया, संगमरमर हो गया, शक्कर हो गया। इनमें से मूल तत्व कौन सा है जो कि एक बेसिक फॉर्म में पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि कई खदानों से हीरा डायरेक्ट निकाला जाता है, शक्कर बनाई जाती है, संगमरमर के पत्थर भी बनाए जाते हैं या बनते हैं प्रक्रिया के थ्रू, रेत भी बनाई जाती है। रेत का फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि रेत का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। और यहीं पर हीरा जो है हमारा, तो डायमंड जो होता है तो एक मूल तत्व के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। माइका क्या है? ठीक है, माइका का जो उपयोग किया जाता है लकड़ी यानी दरवाजे वगैरह बनाने में, वो क्या है? ऊष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक है, यानी कि ऊष्मा की चालकता, ऊष्मा का उसमें प्रभाव पड़ेगा, विद्युत का नहीं पड़ेगा। ऊष्मा विद्युत दोनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों का कुचालक है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक है, यानी कि चालक है। और ऊष्मा का कुचालक है, यानी ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा विद्युत का प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहीं पर समझ लीजिए कि दरवाजे में आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट नहीं लगता है, यानी विद्युत का तो कुचालक हो गया। ठीक है, तो एक यहाँ पर मिल गया हमें और दूसरा ये मिल गया। अब देखिए लकड़ी जो है तो जलती भी है, यानी ऊष्मा का क्या हो गया? चालक हो गया। ठीक है, तो ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक, हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन हमारा आई हो गया और पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl। ठीक है, तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिक्सचर से आयोडीन को अलग किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा और आसवन द्वारा। तो सही उत्तर हमारा होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर लिक्विड स्टेट में या द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में ऑप्शन आपके सीसा, पारा या फिर अपना मरकरी, निकल, टिन। ठीक है, तो इनमें से द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो हमारी धातु होगी तो वो है पारा। पारा बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन को देखा। पूरे चैप्टर को समझते हुए दो पार्ट में हमने अपना कंपाउंड एलिमेंट एंड मिक्सचर को समझा है। बीच में हमारा विलयन की सांद्रता के लिए मैंने आपको अलग वीडियो के लिए कहा है, तो अगर आपको डीप में पढ़ना हो तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। बाकी हमारा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर जो था तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस के तौर पर कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 लेक्चर में एक चैप्टर पूरा होता है और अगले चैप्टर को लेकर के मैं अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।